नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल 5 PM विद मयंक पुरवाल शो में आप लोग का स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी, इंदौर से, आचार्य साधना विजय जी, आचार्य अनीता गुप्ता जी। और आज ये सेशन क्योंकि जूम के थ्रू भी हो रहा है, तो आज हमारे साथ कई सारे पार्टिसिपेंट भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे सेशन के एंड में। और उनके क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप लोग टाइप कर दीजिएगा बाद में। साधना विजय जी, डॉक्टर जोशी, आचार्य अनीता गुप्ता, ये सब आपके आंसर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो काम करती है, हमारे शरीर के ऑर्गन काम करते हैं उसके हिसाब से। और ये ईश्वर ने हमारे अंदर बनाई हुई है। और जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर का सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, इस पे आज दोनों हमारे ज्ञाता आप लोगों को जानकारी साझा करेंगे। और आज ये स्पेशल सेशन है आप लोग के लिए। आप लोग पूरे तन्मय हो, पूरे अच्छे से पूरा ध्यान से इसको सुनिएगा। और इसके बाद फिर हम सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा तो सब लोग कहें, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अनम्यूट कर लीजिए। आज कितनी अच्छी बात है कि हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं और हमारा शरीर ऑर्गन क्लॉक से चलता है ना। तो हम घड़ी की भाषा समझते हैं और ऑर्गन क्लॉक हमारे शरीर को चलाता है। तो ये कुदरती गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और यह एक अच्छी चीज और है। मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि आपके दिन भर में कितने घंटे होते हैं, तो जवाब मिलते हैं 24 घंटे। टाटा बिरला के पास 24 घंटे, मोदी जी के पास 24 घंटे, डॉक्टर मैं के पास 24 घंटे, साधना जी के पास 24 घंटे। फिर कुछ लोग आगे और कुछ लोग पीछे क्यों? तो वहां एक ही सवाल आता है, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो आपके 24 घंटे के बजाय 25 घंटे हो जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ घड़ी के हिसाब से। पर ऑर्गन क्लॉक में इसका उल्टा है। आप जल्दी जग जाओ, आपके 24 घंटे की जगह 22 घंटे ऑर्गन क्लॉक हो जाएगी। इतना सुंदर इसका वो है। और आज हम जो साधना दीदी और अनिता जी से सुनने वाले हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं थोड़ा हम एडजस्टमेंट ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से करें, हम बहुत मजा ले सकते हैं। और जिसने शरीर की भाषा पढ़ ली वो जीवन में सफल है ना। तो आज हम लोग तैयार है पेपर पेन के साथ, है ना। मैं खुद भी पेपर पेन लेके तैयार हूँ ऑर्गन क्लॉक को पढ़ने के लिए, इसको समझना है। जी डॉक्टर मेहंगी, तो आज बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी का, साधना विजय जी का, और हम सबके सारथी है ना डॉक्टर मयंक पुरवाल जी का, कि ये बहुत अच्छा विषय है। आज बहुत एंजॉय करेंगे। जी चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं सेशन को। साधना जी से मैं कहूँगा कि आप अपना स्टार्ट करें, और साधना जी और अनीता जी दोनों मिलकर इस सेशन को समझाएं हम सबको, फिर इसके बारे में आगे बात करें। धन्यवाद मयंक जी और अजय जी, आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी कि किस तरह हम अपने घड़ी के हिसाब से चलते हैं और हमारी बॉडी हमारी ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से चलती है। तो ये ऑर्गन क्लॉक है क्या? जैसे हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में समय का महत्व है और समय के अनुसार जो चलता है तो वो जीवन में सफलताएं पाता जाता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनका भी अपना अपना समय है। और इसी समय को जो ऑर्गन्स का जो समय है उसे हम सर्काडियन रिदम, सर्काडियन क्लॉक या ऑर्गन क्लॉक, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, ये बात एक ही है कि हमारे बॉडी में जो 12 मेन ऑर्गन्स हैं उनका अपना एक क्लॉक टाइमिंग है। क्या क्लॉक टाइमिंग है कि एक पर्टिकुलर 12 जो ऑर्गन्स हैं और 24 घंटे हैं, तो 2-2 घंटे के लिए हर एक ऑर्गन में मैक्सिमम एनर्जी होती है और 2 घंटे के लिए हर एक ऑर्गन में मिनिमम एनर्जी होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह हम अपने डेली की रूटीन में कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब खाना है और कब अपने शरीर को क्लियर करना है, मतलब साफ करना है, ये सब का एक नियमित अगर हमारा जीवन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनके क्लॉक के हिसाब से चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं
कि हमारे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में चीजें हैं उसी तरह हमारे पिंड में है। तो हम अगर देखते हैं, महसूस करते हैं कि समुद्र में रोज ज्वार आता है, रोज भाटा आता है। ज्वार का मतलब इस ज्वार और भाटे को हम अपने बॉडी में भी इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में भी रोज ज्वार आता है, रोज भाटा आता है, और ये दो घंटे का होता है। ज्वार का मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी और भाटे का मतलब हुआ मिनिमम एनर्जी। तो अगर हम उस हिसाब से, जब हमारी किसी ऑर्गन में मैक्सिमम एनर्जी हो और हम उस ऑर्गन के हिसाब से काम करें, तो हमें उसका समुचित पूरा सोचिए सहयोग मिलता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। उस ऑर्गन का पूरा सहयोग मिलता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और ये जो ऑर्गन क्लॉक टाइम है, ये जो सर्काडियन क्लॉक टाइम है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या टाइम है, और उस टाइम पे हम उस ऑर्गन से क्या काम लें तो हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा ये ऑर्गन क्लॉक टाइम बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हम स्टार्ट करते हैं 3 बजे से, सुबह के 3 बजे से। सुबह 3 से 5 का टाइम लंग्स का टाइम होता है। अब ये लंग्स हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है, और लंग्स हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हमारी बॉडी से CO2 को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो CO2 जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम लंग्स करता है। अब 3 से 5 का टाइम जो है वो लंग्स का टाइम है, तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी है। उस टाइम में अगर हम अपने लंग्स को और मजबूत करें, मतलब हम प्राणायाम करें, हम योगा करें, हम कुछ एक्सरसाइज करें, तो हमारा लंग्स इतना समुचित ऑक्सीजन अपने अंदर ब्रह्मांड से ले लेता है कि वो सारे दिन के लिए हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए वो ऑक्सीजन पर्याप्त होता है। तो इस तरह अगर हम सुबह सुबह प्राणायाम और योगा करेंगे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है आपके सांसों को बाहर निकालना और अंदर लेना, मतलब CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना। तो ये अगर हम सुबह सुबह करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो लंग्स है वो फूलता है और अपने अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल अंदर ले लेता है। और फिर वो जब टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। आज के इस कोरोना के दौर में भी हमें यही कहा जा रहा है कि आप अपने लंग्स को मजबूत करिए, क्योंकि कोरोना जो है वो लंग्स पे ही इफेक्ट करता है। लंग्स पे किस लिए इफेक्ट करता है? क्योंकि लंग्स अगर कमजोर होगा, वो जब लंग्स पे इफेक्ट करता है तो लंग्स उसको बाहर नहीं निकाल पाता, या उससे जो लड़ाई है कि वो हमारे ऊपर विजय ना प्राप्त कर ले, वो कब कर पाएगा? जब हमारा लंग्स स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमारा लंग्स स्ट्रांग कैसे होगा? जब हम सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करेंगे, और उस तरह से हमारा लंग्स स्ट्रांग हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पास डस्टबिन है। एक डस्टबिन में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, और एक डस्टबिन साफ है। तो कीड़े मकोड़े किस डस्टबिन में आएंगे? नेचुरली जो डस्टबिन में ज्यादा वेस्ट मटेरियल होगा वहाँ कीड़े मकोड़े आएंगे, और जो साफ डस्टबिन है वहाँ आएंगे नहीं। तो इसी तरह अगर लंग्स हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा तो कोई भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घर नहीं कर पाएगा, और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो धीरे धीरे हमें सांस की प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी, मतलब लंग्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे हमारी कम होने लगेंगी। और आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी आ गई है। क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस हमारे बॉडी में घर नहीं कर पाएगा, वो वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो हमें अपने इम्यूनिटी को
मजबूत करना है। और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हमें अपने लंग्स को मजबूत करना है। और लंग्स को मजबूत करने के लिए हमें सुबह 3 से 5 बजे का जो टाइम है उसमें उठ के हमें प्राणायाम करना है। मतलब 4:30 बजे तो आपको उठ ही जाना है और अपनी बॉडी को साफ करके आप चाहे 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें तो आपकी लंग्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वो ऑक्सीजन और ये सब आ जाती है, जिससे कि आप इम्यूनिटी के करीब आ जाते हैं और बीमारियां आपको नहीं पहुंचती है। ये तो हुआ 3 से 5 का टाइम। अब 5 से 7 का टाइम जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? हमारी बॉडी से मल को निष्कासित करना। और वो मल को कैसे निष्कासित करती है? पैरालिस्टिक मूवमेंट के द्वारा। जितना पैरालिस्टिक मूवमेंट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छा होगा, उतना ही हमारी बॉडी से मल के रूप में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलता रहेगा। तो अगर 5 से 7 के टाइम में हमने अपना जो मल निष्कासन का कार्य नहीं किया, तो बाद में लोग कहते हैं कि हमारा नहीं, पेट साफ हो जाता है, हम देर से उठते हैं तो भी पेट साफ हो जाता है। यस, आप जब यंग होते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर एनर्जी नहीं होने की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कोने कोने हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन सीधी नहीं है, वो एक कर्व शेप में है, तो उसके कर्व में जो छोटे छोटे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन की सोचिए वॉल को ढक लेते हैं। ये आपको पता भी नहीं चलता है, विद टाइम्स फिर आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का एक काम और भी है कि विटामिन के और विटामिन B12 को बनाना। तो विटामिन के और विटामिन B12 जो है वो हमारे मनोभावों के लिए बहुत, मतलब हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 की कमी से तो आप सोचिए हम डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे उसकी वॉल में मल इकट्ठा रहेगा, टॉक्सिन से इकट्ठा होता रहेगा, तो वो धीरे धीरे सड़ेगा और वो उसकी वॉल को ढक लेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वॉल से ही विटामिन B12 और विटामिन के को अवशोषित करना, मतलब उसको वहां से खींचना, और वहां से खींच के फिर वो बॉडी में उसको पहुंचाता है। तो वो काम नहीं कर पाएगा। जब ये काम नहीं कर पाएगा वो, तो नेचुरली धीरे धीरे आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 से आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। और आपके जब मानसिक असंतुलन होगा तो आपके बैड हार्मोन्स क्रिएट होंगे। बैड हार्मोन्स क्रिएट होंगे तो नेचुरली आपको बेचैनी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह धीरे धीरे घर करती जा रही है। हम इस चीज़ को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने कितना भी अच्छा खाना बनाया हो, बहुत बढ़िया खाना बनाया हो जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन उस खाने को आपने अगर गंदे बर्तन में रख दिया तो नेचुरली जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूषित हो जाएंगे। तो वैसे ही जो खाना आपका पच के आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आया, अगर वो गंदी है तो वो और जो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में आए हैं वो दूषित हो गए और एब्जॉर्ब नहीं लार्ज इंटेस्टाइन कर पाया, तो वो आपकी बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते हैं और धीरे धीरे आप बीमारी के शिकार होते रहते हैं। तो ये तो जाना आपने 3 से 5 लंग्स का टाइम और 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम। अब 7 से 9 का टाइम, ये है हमारा स्टमक का टाइम। स्टमक का टाइम जो है, ये 7 से 9 का टाइम जो, ये बेस्ट टाइम है आपके ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब उपवास। मतलब आपने जो रात को 7 बजे तक खाना खा लिया है, उसको आपको सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको तोड़ना है, क्योंकि तब तक आपने अपनी बॉडी की सफाई कर ली है, आपने अपने मन की सफाई कर ली है, प्राणायाम और ये सब करके आपने लंग्स की सफाई कर ली है। तो अब आपको अपने उपवास को तोड़ना है। लेकिन उपवास का एक नियम है कि वो हमेशा लिक्विड से तोड़ना चाहिए। तो इस टाइम में आपको भारी नाश्ता नहीं करना है और आप नारियल पानी लें,
फ्रूट जूसेस लें और जो भी लिक्विड है वो आप लें, तो इससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। 7 से 9 का टाइम में आप फ्रूट्स खाइए, जूसेस लीजिए, ये आपको काफ़ी वो देगा। इससे क्या होता है कि जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका टाइम है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन तो शुरू हो जाता है। तो वो सिक्रेशन जो है वो स्टमक की जो वॉल है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपने कुछ ले लिया है, लिक्विड ले लिया है, तो वो वॉल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जब वॉल को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो आप अल्सर से बाद में जाके एसिडिटी और इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और मेटाफिजिकली भी अगर हम कहें तो जब स्टमक की एनर्जी आपकी डिसबैलेंस होती है तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो ठीक से सिक्रेट नहीं होते हैं, वो कोई भी हार्मोन्स हो, वो सिक्रेशन जब सही नहीं होगा तो आपके मनोभावों पे, मतलब आपके विचारों पे फर्क पड़ेगा और ऐसे में आप जिद्दी हो सकते हैं। और जिद्दी होने के कारण जो जिद्दी होने का जो सबसे पहला फिजिकल आपकी बीमारी दिखती है वो है अकड़न। अकड़न आपकी सोचिए सर्वाइकल में, अकड़न आपके बॉडी में, ये आपको दिखती है। तो 7 से 9 के टाइम में आप थोड़ा सा लिक्विड ज़रूर लें, थोड़ा सा आहार ज़रूर लें, जिससे कि आपको जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर वे में सिक्रेट है, स्टमक के हार्मोन्स प्रॉपर वे में सिक्रेट हों और आपके जो मनोभाव हैं, आपके जो विचार हैं, वो आपके सही रहें। अब 9 से 11 का टाइम, 9 से 11 का जो टाइम है वो है आपका स्प्लीन का, और ये बेस्ट टाइम है अनाज खाने का, क्योंकि इस टाइम में आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो अपने एकदम चरम सीमा पे होता है। तो आप अगर अनाज खाते हैं तो वो प्रॉपर वे में आपका पच जाता है, क्योंकि अनाज को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपके स्टमक में HCl का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है और आपके स्प्लीन का टाइम है, तो स्प्लीन से, डिओडेनम से, बाइल जूस जो आपके लिवर और उससे गॉल ब्लैडर से, ये सब सिक्रेशन आपके शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो आपका शुरू हो चुका होता है। और ये जब शुरू हो जाता है तो आपका जो आप खाना खाते हैं तो ये बहुत अच्छे से शुरुआत में ही चर्न होके पच जाता है, और जब ये पच जाता है तो जो स्प्लीन है उससे अपना टाइम मिल जाता है, अपने में टाइम मिल जाता है कि वो आरबीसी को, क्योंकि स्प्लीन का एक काम है डेड आरबीसी को अपने शरीर से बाहर निकालना, तो वो उस टाइम में इस टाइम में डेड आरबीसी को बाहर निकाल देती है, और फिर जो भी खाना पचता है और चर्न होके न्यूट्रिएंट्स जो स्प्लीन में आते हैं उससे WBC बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये उसका वो टाइम होता है। और WBC जब बनते हैं तो आप में इम्यूनिटी आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्प्लीन भी हमारी स्प्लीन भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जिम्मेदार है। तो हमारा स्प्लीन का स्वस्थ रहना भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप सही टाइम पे खाना खाएंगे तो आपकी स्प्लीन, पैंक्रियास ये सब स्वस्थ रहेंगे, और जब स्प्लीन, पैंक्रियास स्वस्थ रहेंगे तो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सब प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी होएंगी ही नहीं, सोचिए निजात तो क्या, ये आपके करीब भी नहीं आएगी। तो स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्रकृति के दिए हुए ऑर्गन क्लॉक टाइम के हिसाब से चलें। आप उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब 11 से 1 का टाइम है आपका हार्ट का। हार्ट का काम है ब्लड के थ्रू सारे पोषक तत्वों को सारी बॉडी में, छोटे छोटे टिश्यूज में, मतलब सब टिश्यूज में, सेल्स में, सब में ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू सारे पोषण को वहाँ पे देना, ये आपका हृदय का काम है, हार्ट का काम है। अब 11 से 1 के टाइम में जब आपने 9 से 11 के टाइम में खाना खा लिया तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले, जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले वो हार्ट के ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आपके पूरी बॉडी में
वहाँ चले गए और आपका एक एक सेल, आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उससे भरपूर, आपके एक एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल गया। जब आपके एक एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी ग्रो करेगी, और इम्यूनिटी ग्रो करेगी तो नेचुरली फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपने देखा किस तरह एक छोटी छोटी सी चीज़ें भी, जो छोटे छोटे से कारण भी है, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जिम्मेदार है। अब हार्ट जो होता है उसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो तनाव से हमारा हार्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और तनाव हमें क्यों होता है? तनाव हमें होता है, हम अभी के बारे में ना सोचते हुए हम भविष्य के बारे में सोचें। तो भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें हमारा एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है, और जब हमारा एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है तो हमारा हार्ट अफेक्टेड हो जाता है। जब हमारा हार्ट अफेक्टेड हो जाएगा तो अगेन प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा न्यूट्रिएंट्स नहीं एक एक सेल में पहुंचेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी पे असर आएगा। ये सब चीज़ों का हमारी इम्यूनिटी पे असर आएगा। भय के द्वारा भी हमारा, भय से भी हमारा जो हार्ट है वो इफेक्टेड होता है, क्योंकि भय से क्या होता है कि हम हर चीज को करने से डरते हैं। हम ये करें, हम ये ना करें, हमें कहीं बोलना है तो हमें डर लगने लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, मतलब स्टेज फ्राइट। इन सब चीज़ों से भी हमारे हार्ट जो है इफेक्टेड होता है। और जब फिर हार्ट इफेक्टेड होता है तो हार्ट से रिलेटेड कितनी बीमारियां हैं जो आपको आगे धीरे धीरे लगेगी। मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होएगा, आपको एंजाइटी लेवल आपका हाई होगा, आपके हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी, या आपकी हार्ट बीट घट जाएगी। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे आगे जाके, जो अभी तो ये प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी, लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ा रूप लेती रहेंगी। तो आपको प्रॉपर टाइम, मतलब ये जो 11 से 1 का टाइम है, इसके पहले तक आपको खाना, कोशिश करें कि इससे पहले तक आप खाना खा लें। मतलब 11 बहुत ज़्यादा हुआ तो 11 बजे तक आप खाना खा लें। अब 11 से 1 के बाद 1 से 3 का टाइम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? जितना भी जो फूड है जिसको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, वो अब तक डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो निकलने होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए होते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट भेजेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा डाइजेशन जो है अब तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि 1 से 3 के बीच में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग की, एसिडिटी की, ये सब की प्रॉब्लम काफी रहेगी। आजकल देखिए हर एक पर्सन को ब्लोटिंग, पेट ब्लोट कर रहा है, पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है। ये तरह तरह के जो ये प्रॉब्लम है ये हर किसी इंसान को है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा खाने का टाइम जो है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो गया है, और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो गया है। तो हमारा लाइफस्टाइल और खाना, ये एक दो बहुत बड़ी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जिम्मेदार है। अगर हम इसको सही करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और बीमारियां हमारे से कोसों दूर रहेगी। अगर हम आज से 50 साल पहले जाएं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो टाइम से उठते थे, टाइम से सोते थे, टाइम से खाना खाते थे। उनका एक टाइम था जिस टाइम पे उन्हें वो काम करना है। तो हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं, या बहुत ज़्यादा कभी एक आध दिन के लिए अगर तो कुछ बीमार पड़े या बुखार हुआ, कुछ हुआ, तो नेक्स्ट डे बिना दवाइयों के ही वो अपने घर के ही चीज़ों से ही नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल आप देखिए कि हर घर में आपको कोई ना कोई बीमार मिल जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा और एक हमारा खाने का टाइम ऐसा। इससे ये चीज़ें ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमारे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होने के कारण हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये तो बताया मैंने आपको 6 ऑर्गन्स।
12 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग्स है। मैंने आपको 6 ऑर्गन्स के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि टाइम से, सर्काडियन क्लॉक से हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें किस ऑर्गन की प्रॉब्लम है या हमें जो बीमारी है तो हमें कौन से ऑर्गन में ट्रीटमेंट देना है। तो जैसे सुबह 3 से 5 इस टाइम में अगर आपको खांसी आ रही है या आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपका लंग्स का टाइम है। तो इस समय आपकी लंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस बढ़ने के कारण, क्योंकि एनर्जी एक्सेस हो तब भी प्रॉब्लम होती है, एनर्जी लेस हो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो 3 से 5 के टाइम में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से लंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है या आपको खांसी हो रही है या आपको जो भी और प्रॉब्लम हो रही है वो लंग्स की एनर्जी बढ़ जाने की वजह से हो रही है। तो ऐसे में अगर हम लंग्स की एनर्जी को कम कर देते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके विपरीत अगर शाम को 3 से 5 आपको ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आपके लंग्स की एनर्जी की कमी की वजह से आपको वो प्रॉब्लम होती है, और जो भी प्रॉब्लम, चाहे वो खांसी की हो चाहे सांस की हो, वो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर आप लंग्स की एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं, मतलब उसे बढ़ा देते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इस तरह मैंने आपको 6 ऑर्गन्स के बारे में बताया। अब बाकी 6 ऑर्गन्स के बारे में उनका क्या टाइम है ये अनीता जी आपको बताएंगी। अनीता जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही। धन्यवाद साधना जी। हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जैसे कि अभी आपने जाना कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनके सबके अलग अलग टाइमिंग है। तो ये जो हमारा आज का सेशन है ये हम बताएं कि ये छोटा सा टूल बॉक्स है हमारा। जितने हमारे होलिस्टिक हीलर्स होते हैं एक्यूप्रेशर से या जिन्होंने इसका नॉलेज लिया है, तो हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसको किस ऑर्गन से रिलेटेड या कौन सी उसकी जो ऊर्जा है वो इम्बैलेंस हो रही है। और आपको चीज याद है हम कि अगर आपको कोई दिक्कत इस समय में हो रही है तो आप ये कतई ना सोचे कि आपकी कोई ऊर्जा बहुत अधिक इम्बैलेंस हो गई है या बहुत अधिक बीमार हो। देखिए, जिसे कहा जाता है कि शत्रु और रोग, इसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसको शुरुआत में ही पहचान ले और उसका तभी उपचार कर ले, चाहे रोग हो चाहे शत्रु हो। उसको अगर आप बढ़ने देंगे तो ही वो बढ़ेगा। अगर आपने शुरू में उसको पहचान लिया, उसका उपचार कर लिया, तो वो रोग विकराल रूप नहीं लेता है। तो जो हमारे होलिस्टिक हीलिंग के जो हमारे सेशंस है, इनका हमारा उद्देश्य यही है कि आप भी इन चीजों को सीखें, जाने, अपनी जिंदगी में उसको अपनाइए। क्योंकि आप जब सीखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए, जिसे किसी को, इससे साथी ने बताया कि सुबह 3 से 5 खांसी उठती है, मतलब आपको लंग्स की दिक्कत है, तो अपने लंग्स का ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। आजकल कितने प्रकार के काढ़े बताए जा रहे हैं, उनका प्रयोग कीजिए। आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया आपको अफेक्टेड ना कर सके। और लंग्स की एक बात यह भी है कि लंग्स अगर हम शुरू से मजबूत रखते हैं तो आपको आफ्टर एक एज 60 के बाद जो स्टूल पास करने की ताकत आपको लंग्स से देता है। तो अगर हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमको स्टूल पास करने की और जिनको कंट्रोल करने की ताकत हमारे लंग्स के पास रहेगी। अपने अगर लंग्स कमजोर कर लिया आपको, तो आपको ये भी ताकत आपको नहीं मिलेगी और आपको दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए यह नहीं कि आप 50 के बाद अपने शरीर को संभालना शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हमें अपनी बॉडी को संभालना चाहिए। और आज ये बार बार ये चीज की डिमांड करी जा रही है कि बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में योग और हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान ही शामिल किया जाए। पहले ये ज्ञान हमारे गुरुकुल में दिया जाता था, इसलिए हम शुरुआत से जिंदगी की शुरुआत अच्छी होती थी। क्या खाना क्या नहीं खाना, कब सोना, ये जानकारी हमें होती थी, तो हम बीमार पड़ते ही नहीं थे। पहले 5-10 गाँव के बीच में एक वैद्य होता था। ऐसा नहीं कि वैद्य की कमी थी, वैद्य की आवश्यकता ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ स्टाइल पता थी कि कैसे जीनी है। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे पर अंग्रेजों का शासन हुआ, मुगलों का शासन हुआ, तो जो हमारी विद्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई और हमने उनकी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया और अपने इस होलिस्टिक ज्ञान को हम भूल गए, जो कि एक सोने की चिड़िया था। तो आवश्यकता है कि इसको फिर से जाने, समझे और सबसे बात है इसको अपनाए। तुम छोटे छोटे सेशंस अपने करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ही सीखेंगे कि हमें कब सोना, कब जागना है, कब क्या करना है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि महाराष्ट्र में पोला का उत्सव मनाया जाता है जो अभी हाल ही में गया है।
उसमें क्या करते हैं कि उसमें बेलों से उस दिन काम नहीं लगता, उस दिन बेलों की पूजा करी जाती है, रेस्ट किया जाता है, उनको बहुत अच्छी अच्छी मलकी मिठाइयां भी बेल को खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको भी आराम की जरूरत है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स के जो क्लॉक टाइम बताए जा रहे हैं अभी आपको, इनके ये रेस्टिंग टाइम भी होता है साथ साथ में, और ये अपने आप को रिपेयरिंग भी करते हैं। जैसे कि हमारे व्हीकल होते हैं, उसको हम सर्विस सेंटर पर भेजते हैं ताकि उनके टॉक्सिन्स है जो उसमें यदि चिकनाई है या कोई चिकनाई की कमी है उसकी पूर्ति करी जाती है। उसी प्रकार ईश्वर ने हमें इतनी अच्छा सिस्टम दिया है कि हर एक 24 घंटे में 2 घंटे एक ऑर्गन के लिए रिपेयरिंग का टाइम होता है। तो अगर जो उसका टाइम है और जो उस ऑर्गन का काम है, अगर हम उससे वही काम लेते हैं तो वो सिस्टम उसका अच्छे से रहता है और वो ऑर्गन हमारे लिए लाइफ टाइम हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो ऑर्गन तो हमारे ही है, हमारा ही फर्ज बनता है कि इसको हम ठीक रखें। तो जैसे कि अभी हमने जाना लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में जाना, अब हम जानना चाहते हैं कि इसके आगे का हमारे टाइमिंग किस किस के लिए है। अब टाइम हमारा आता है 3 से 5 का और 5 से 7 का। ये जो हमारा टाइम है ये हमारा है वाटर एलिमेंट, हमारी कोल्डनेस ऊर्जा के लिए काम करता है। तो आपने तो सुना होगा कि नेचुरोपैथी भी यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है कि शाम के समय आपको पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि हमें वातावरण से, कॉस्मोस से ही हमें पहले पानी मिल रहा है और हमारे किडनी और यूबी उस समय काम कर रहे हैं। अगर हम इस समय ज्यादा पानी पिएंगे तो होता क्या है कि पहले ही कॉस्मोस से एनर्जी किडनी और यूबी ले रहे हैं और हमने भी ज्यादा पानी पी लिया, तो हमको रात का समय यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। जितना भी हमें पानी पीना है वो हमें दोपहर तक पी लेना चाहिए, उसके बाद प्यास लगे तो जितनी जरूरत हो थोड़ा बहुत पी ले। कई लोग होते हैं कि उनका कि 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, दिन में नहीं पिया तो शाम को अपना 2-3 ग्लास 5-6 ग्लास पानी पी लिया। फिर दिक्कत क्या होती है, उन्हें यूरिन की फ्रिक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है और किडनी का लोड बढ़ जाता है बिना मतलब का, तो किडनी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो 3 से 5 का समय हमारा यूबी का होता है। ब्लैडर हमारे इसमें अपना काम करता है, अपना को रिजनरेट भी करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो वृद्ध महिलाएं या पुरुष होते हैं, जैसे उनसे कहा जाए कि शाम के समय चलिए कहीं घूम आते हैं, मंदिर में चलते हैं, सत्संग में चलते हैं, तो वे आपसे क्या कहेंगे कि नहीं बेटा अभी इस समय तो हमें यूरिन बहुत ज्यादा आता है, फिर दिक्कत हो जाती है हमें। तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि इनको शाम को ही क्यों होता है, दिन भर तो ये ठीक रहते हैं, शाम के समय इन लोग जब जाने के लिए कह दो तो इनके बहाने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहाने नहीं है, क्योंकि उस समय कोल्डनेस एनर्जी जो होती है सबसे ज्यादा होती है बॉडी के अंदर। और आपने देखा होगा ठंड के समय भी जैसे ही सूरज ढलता है 3 से 5 लगता है कि हमें ठंड लग रही है, हम अपने घर पहुंच जाए या हम कोई अच्छा सा वस्त्र पहले जिसमें ठंड रुक जाए। तो ये हमारी एनर्जी सिस्टम है जो हमें बताता है कि अब कोल्ड का समय हो गया है और हमें अपना बचाव करना है। तो अगर 3 से 5 किसी को फ्रिक्वेंसी, जैसे कि महिलाओं में पूरे दिन में 5 से 6 फ्रिक्वेंसी होती है यूरिन के लिए और मेल्स में कम होती है, लेकिन अगर किसी की फ्रिक्वेंसी इस समय बढ़ जाती है 3 से 5 के समय, तो ये सोचना चाहिए कि उसका हो सकता है कि यूरिन को इन्फेक्शन है उसको, या जो उसका जो इम्बेलेंस कहीं ना कहीं शुरुआत हो गया है, तो उसका वो ध्यान करे। इसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, आप नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य प्रकार से अपनी पैथी करके अपने ऑर्गन को ज्यादा इम्बेलेंस होने से पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। इसी प्रकार से 5 से 7 का समय हमारा आता है किडनी का, जो हमारी कोल्डनेस एनर्जी का ही दूसरा पार्ट है। तो किडनी का फंक्शन हमारा इससे बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स निकालने का काम किडनी करती है पानी के थ्रू, उसको यूरिन बना के हमारी बॉडी से वो बाहर निकाल देती है, जिसमें किडनी हमारी काफी एक्टिव होती है। हमने अपने देखा कि जो पेशेंट किडनी के डायलिसिस पर होते हैं उनको शाम को 5 से 7 बहुत अच्छी नींद आती है, वो गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि इस समय किडनी को कॉस्मोस से पूरी एनर्जी मिल रही है और उसको जैसे कि अगर हम मसाज कराते हैं अपनी बॉडी की तो बहुत अच्छी नींद आती है। उसी प्रकार से जब किडनी को एनर्जी पूरी भरपूर मिल रही है तो उसको बहुत गुड फील होता है और हमें उस समय नींद की महसूस होती है। तो आपको जिस किसी को अपने टाइम आपको नींद आती है, तो अगर आप सो सकते तो कम से कम आप झपकी ले लें, क्योंकि झपकी लेने से भी आपकी जो नींद की क्रिया है वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हमें उस समय थोड़ा सा सो लेना चाहिए, लेकिन साथ में हम ध्यान भी रखें कि हम ज्यादा उस बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हमें उसका ट्रीटमेंट भी साथ के साथ करते रहना चाहिए। अब हमारे 7 से 9 का समय हमारा आता है पेरिकार्डियम का। तो पेरिकार्डियम का संबंध यहाँ हमारे ब्रेन से है। ये जो समय हमारा, ये पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय, स्टडी करने के लिए। 7 से 9 के समय हम जो पढ़ाई करते हैं वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इस समय अपना फोकस हम पढ़ाई करने पर, अच्छे कार्यों में, सत्संग में, इन चीजों में अगर हम लगाते हैं तो हमारा मन भी भरपूर लगता है इस समय इसको करने से। और इसके बाद हमारा टाइम आता है 9 से 11 का हमारा ट्रिपल वार्मर का। तो ट्रिपल वार्मर जो है ये भी हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, वैसे ये कोई ऑर्गन नहीं है, इसको हम स्पाइन से ले लेते हैं। तो आपने देखा कि 9 बजे लगभग सभी लोग सोचते हैं कि हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर ले, क्योंकि 9 से 11 अगर हम अपनी कमर को सीधा कर लेते हैं तो हमारी स्पाइन जो है इस समय रिजनरेट हो जाती है। तो अगर आप इस समय सो तो हम सकते हैं, सबसे आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गया 11-12 बजे सोने का,
तो आप कम से कम थोड़ी देर लेट जाइए, या फिर आप जैसे कि हम होते हैं ना मकरासन जिसे कहते हैं, जो अजय जी बताते हैं अक्सर कि पेट के बल लेट के भी बच्चे स्टडी कर सकते हैं इस समय थोड़ी देर। क्योंकि देखिए दिन भर हम पेट के बल तो हम कोई भी कार्य नहीं करते, ना ही आजकल हम कोई आसन टाइप का करते हैं, तो उससे हमारा पेट भी अंदर दबेगा, पेट भी अंदर जाएगा, और साथ में आपकी जो स्पाइन है उसमें पूरी स्ट्रेट हो जाती है, तो आपकी स्पाइन को रिलैक्स मिलेगा और आपकी स्पाइन भी ठीक रहेगी। तो अक्सर जिनको स्पाइन की दिक्कत होती है उन्हें 9 से 11 कमर में दर्द अधिक पाया जाता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे अपना टाइम टेबल ऐसा रखें कि उस समय लगभग वे जरूर लेट हो जाए, और अपने जो भी काम अगर पढ़ाई का कर रहे हैं तो थोड़ी देर लेट के कर लें, या कम से कम अपनी स्पाइन को सहारा देकर बैठे। अगर उन्हें बैठना ही पड़ रहा है तो पीछे अपना कुशन कैदी लगा के अपनी स्पाइन को अगर सहारा देते हैं, आपको स्पाइन से रिलेटेड रोग नहीं होते हैं। फिर हमारा रात का समय आता है 11 से 1 और 1 से 3। इस समय हमारी बॉडी में जो होती विंड एनर्जी, जैसे वायु तत्व कहा जाता है, इस समय वो एक्सट्रीम पर होता है हमारा वायु तत्व। इसीलिए जो हमारे इसमें कहा गया है कि जो रात को 10 बजे की नींद होती है उसको राक्षसी निद्रा कही गई है आयुर्वेद में। तो ऐसा नहीं कि उस समय राक्षस वातावरण में आ जाते हैं या हमारे अंदर सींग पैदा होने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली राक्षसी प्रवृत्तियां उसमें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो वायु का काम होता है, जब वायु स्मूथ चलती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, जब हवा बहती है, लेकिन वही हवा जब आंधी का रूप ले लेती है तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो अगर हम उस समय हम सो गए तो वायु अपना काम करेगी, जो हमारे ऑर्गन इस समय है गॉल ब्लैडर एंड लीवर, तो जीबी और लीवर जो होते हैं अपने आप को रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी के लिए वर्क भी करते हैं और साथ में अपना रेस्ट भी करते हैं, सारे काम ही एक साथ उस समय चल रहे होते हैं। तो अगर आप 11 से 1 के बीच में अगर आप नहीं सोए तो आपको नींद आएगी नहीं, और ये तो आप सभी ने अनुभव करा है। अगर रात को हम कहते हैं कि नींद खुलती तो फिर नींद आई नहीं, बहुत सारे उपाय कर लिए, मंत्र भी पढ़ लिए, फिर भी नींद नहीं आई, क्योंकि आपने वायु को छेड़ दिया। जैसे कि सोए हुए सांप को अगर आपने छेड़ दिया तो फुफकारेगा, तो वो सही। उसी प्रकार से आपने वायु, अगर आप सोओगे तो वायु शांत रूप में अपना काम करती रहेगी, और आपने वायु को जगा दिया। और हमारी गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो होती है वो पूरे हमारे ब्रेन के ऊपर जिगजैग करके चलती है, उसको आपने इम्बैलेंस कर दिया तो वो आपको निद्रा से आपको भगाई देगी आपको। फिर आपको उसी समय ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, गैस पास होना, ये सब दिक्कतें आपको आने लग जाएगी। प्लस फिर आपकी आंखों में दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारे जो वायु तत्व है ये हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने इसको इम्बैलेंस कर दिया तो आपकी आंखों की रोशनी, आंखों में थकावट, ये समस्याएं आपको आने लग जाती है। तो हमारा जरूरी है कि हम 11 से 1 के समय अपने निद्रा का समय जो है इसको निश्चित कर ले। और उसके बाद हमारा 1 से 3 का समय हमारा लीवर का आता है। तो लीवर के बारे में जैसे हमेशा कहते हैं कि जो लीवर हमारे 1000 केमिकल्स क्रियाएं करता है, और इसको रेस्ट पूरे दिन भर में रात को 1 से 3 ही मिलता है। पूरे दिन भर ही हमारे जितने भी हम खाना खाते हैं उसको लीवर ही डिसाइड करता है कि कौन से चीज को किस पार्ट में जाना है, कितना ब्लड बनाना है, कितना यूरिया बॉडी से बाहर निकालना है, दिन भर वो काम करता है। 2 घंटे उसको भी रेस्ट का चाहिए। अगर 2 घंटे वो रेस्ट करता है तो अपने लाइफ टाइम करेगा। आपको बताया कि लीवर की मेडिसिन दुनिया में सबसे कम बनी है, क्योंकि लीवर को समझना आज भी साइंटिस्ट के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है कि इसमें कितने फंक्शन होते हैं, ये कैसे कैसे अपने कार्य करता है। और जब लीवर का फंक्शन इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, तो ही बालों का झड़ना, आंखों में डार्क सर्कल का होना, और जैसे कि यूरिक एसिड का इकट्ठा होना बॉडी के अंदर, ये सब लीवर के कारण ही होता है। जैसे कई बार बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने दवाई खाई तो दवाई को कैसे मालूम पड़ेगा कि सिर में जाना है, सिर में दर्द हो रहा है, दवाई को कैसे मालूम कि मैंने पेट के लिए खाया है तो पेट में जाना है मेरे को। तो ये डिसीजन हमारा लीवर लेता है कि जो भी हमने इंटेक करा है उसको कहाँ बॉडी में जरूरत है, कहाँ उसकी डिमांड है, उसको कहाँ भेजना है। तो अगर आपने अपने लीवर को बीमार कर लिया तो आप सोच सकते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती करी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हमने बहुत ही पौष्टिक खाना खाया, फिर भी हमारे अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम है। तो इस प्रकार से अगर हम जितने भी हमने ऑर्गन जाने, अगर हम उनको उसके अनुसार नहीं चलाएंगे तो हमारे अंदर जो अनियमितता तो आएगी ही, इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 1 से 3 लीवर का टाइम है, 11 से गॉल ब्लैडर का टाइम है, और यही टाइम इनके अपोजिट भी होते हैं। जो रात का समय है 12 घंटे बाद का समय जो होगा उनका अपोजिट टाइम होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर जितने भी लेबर क्लास लोग होते हैं, ये सब हमारे मजदूर भाई दिन में 1 से 2 अवश्य रेस्ट करते हैं। आप हर जगह देख लीजिएगा, क्योंकि लीवर में इस समय रात को एनर्जी सबसे ज्यादा थी 1 से 3 के समय, लेकिन दोपहर में 1 से 3 सबसे कम एनर्जी होती है लीवर के अंदर। उस समय अगर हमने उसको रेस्ट दे दिया तो वो उसको आराम मिलेगा और वो अपना काम प्रॉपर कर पाएगा रात के समय पूरे दिन भर। तो ये हर चीज का समय बनाया गया था, अगर हम उसके अनुसार अगर हम चलते रहते हैं, जैसे कि दिन में, जैसे रात को जो 11 से 1 गॉल ब्लैडर का टाइम था, तो दिन में 11 से 1 गॉल ब्लैडर में एनर्जी सबसे कम होती है इस समय। और आपको यही चीज बता दें कि ज्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं
वो 11 से 1 के समय दिन में दोपहर में सबसे ज्यादा आते हैं, और जो हार्ट कॉलेप्स होता है वो रात को 11 से 1 होता है। क्योंकि जैसे हार्ट की एनर्जी बताई गई थी आपको कि 11 से 1 सबसे ज्यादा होती है, तो रात को हार्ट में एनर्जी सबसे कम 11 से 1 के समय होती है। उस समय हार्ट कॉलेप्स कर जाता है, उस समय संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर रात को किसी को माथे पे पसीना आता है, चेस्ट पे पसीना आता है, तो उसको समझ आना चाहिए कि उनके हार्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ब्लॉकेज है, तो अपना चेकअप वो अवश्य करवा ले। इस प्रकार से हमने आज बहुत सारे टूल्स जो हमने जाने कि क्लॉक के हिसाब से कैसे कैसे टूल्स हमारी बॉडी में है, उसको हम समझें और उसको हम ठीक करें। मतलब हमको सब सीखना पड़ेगा इन चीजों को। और जैसे कि हम बताते हैं कि कई बार पेशेंट आता है कि मेरे पास, उसके पास 20 बीमारी की पूरी एक लिस्ट होती है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है, मेरी आंख भी फड़कती है। लेकिन लिस्ट तो 20 की है, लेकिन उसका रूट कॉज 1 या 2 ही होता है। तो हम ऑर्गन क्लॉक से उसके बारे में फिर जान लेते हैं कि वो किस समय क्या काम करता है, और रूट कॉज हम जान लेते हैं, फिर हमारा ट्रीटमेंट 5-6 पॉइंट से ही हो जाता है। तो ये इतना अच्छा टूल है जो हम अपने ट्रीटमेंट में काम लेते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि ये चीजें धीरे धीरे आप भी सीखें, सेशन को सुनिए, जानिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप निर्भीक होकर पूछिए, क्योंकि जब आप पूछेंगे तभी हम आपका आंसर दे पाएंगे कि आपको किस चीज में समस्या आ रही है या क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आप सभी का धन्यवाद। आगे बहन जी से आग्रह है कि वो सेशन को आगे जारी रखें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अभी जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अगर इनमें से कोई पूछना चाहता है तो अपने क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज ठीक है, रात को जो शाम को खाने का समय है, वो किसी ने पूछा था अभी हमारे इसमें, तो वो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, इस ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से? रात को भी खाने का समय जो आपके 7 से 9 का है, वही जो सबसे उचित समय खाना खाने का, वो हमारा उचित है। लेकिन जैसे कि इस समय स्टमक की एनर्जी कम होती है, जैसे स्टमक का जो सुबह का टाइम 7 से 9 है, तो रात को 7 से 9 उसकी एनर्जी कम होगी, तो जो उसका HCl का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो हमें इस समय, जैसे कि अजय जी हमेशा कहते हैं कि फकीर के समान खाना खाएं इस समय। नेचुरोपैथी यही कहता है, आयुर्वेदिक यही कहता है कि लाइट खाना खाएं इस समय ना। फ्रूट ले ले, दलिया खिचड़ी है या रोटी है तो एक हल्की चपाती, और ज्यादा प्रोटीन का सेवन आप इस समय ना करें, क्योंकि आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो उनको पचाने के जो एंजाइम्स बॉडी से निकलते हैं, बाइल जूस निकलते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है रात के समय। तो उसको हम कम खाएंगे तो हमारे पाचन हो जाएगा और वो हमारे लिए पौष्टिक रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रात का समय है खाना खाने का। हाँ जी, बिल्कुल इसी हिसाब से करना चाहिए। बाकी जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो अनीता मैम। हाँ जी, हाँ मैम, ये आपने बोला ऐसे मतलब 3 बजे तक तो मतलब लीवर तक का टाइम है, तो आपने को वो जो 3 to 5 वाला टाइम है वो बताएंगे कि 3 to 5 में क्या फंक्शनिंग? हाँ 3 to 5 में क्या फंक्शनिंग रहती है? 3 to 5 में जैसे ना साधना जी ने कि 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त होता है हमारा, सुबह उठने का लंग्स का टाइम होता है हमारा मॉर्निंग में। बस और कुछ नहीं है ऐसे। हाँ, तो मतलब अगर कोई उस टाइम पे उठता है और अपने मतलब डेली रूटीन चालू करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ का? हाँ, उठने का टाइम 3 बजे का ही है हमारे यहाँ का, कि अपना सुबह उठ जाइए, आप डेली रूटीन अपना फ्रेश हो जाइए, अपना डिटॉक्सिफाई कर लीजिए अपनी बॉडी को, प्राणायाम कीजिए, स्टडी कीजिए। सबसे अच्छा समय यही होता है। इस समय की भी आप जो स्टडी करते हैं इस समय, वो भी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। पहले गुरुकुल में बच्चे जिस समय उठते थे, पढ़ाई करते थे, तो उनको लाइफ टाइम मेमोरी उनकी रहती थी, जो भी चीज वो पढ़ाई करते थे इस समय। ठीक है मैम, थैंक और यू। कुछ? इस सेशन को आगे हम ये करेंगे, आप लोगों ने जो नॉलेज शेयर की है ये जरूर लोगों के काम आएगी, और ये सेशन हमारा अभी आगे भी अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग उसको बार बार देखिए, और जो भी क्वेश्चन है आप आगे भी कर सकते हैं। कल हम फिर से जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।